नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पद परिचय पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हमने पद के भेद शुरू किए थे, विकारी और अविकारी। विकारी के भेद हम पढ़ चुके हैं। अब हम शब्द का दूसरा भेद हम देखेंगे, अविकारी शब्द, जिसे अव्यय भी कहते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। जैसे पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग, क्रिया के होने का ढंग पता चले। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं या क्रिया के होने का ढंग का बोध कराते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, वहाँ वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमा धीरे धीरे गा रही है। अब कैसे गा रही है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्रिया की रीति का बोध करा रहे हैं, है ना। गाने का ढंग उसका कैसे है? धीरे धीरे। काला कुत्ता तेज भाग रहा है। भाग रहा है क्या हो गया? क्रिया। क्रिया किस तरह से हो रही है? तेज। तेज शब्द जो कैसा हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो गया। यानी कि वे शब्द जो क्रिया की रीति का बोध कराए, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे ऊपर, है ना, यहाँ, वहाँ, जो किसी स्थान का बोध कराता है। तुम यहाँ आओ, यहाँ शब्द यानी स्थान का बोध हो रहा है। कौवा ऊपर बैठा है, ठीक है, ऊपर, है ना। इस तरह के शब्द जो हैं वह जो स्थान का बोध करा रहे हैं। अंदर, बाहर, है ना, आगे, पीछे, ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। फिर अगला तीसरा भेद हम देखेंगे क्रिया विशेषण का, कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम आज जयपुर जाएगा, यानी समय का बोध हो रहा है, काल का बोध हो रहा है। काल का अर्थ होता है समय। रमा प्रतिदिन गीता पढ़ती है। तो आज, कल, प्रतिदिन, है ना, ऐसे शब्द जो होते हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, जो समय का बोध कराते हैं। फिर देखिए आखिरी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के नाप तोल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ग्लास में थोड़ा पानी है। थोड़ा शब्द जो है वह नाप तोल का, मतलब उस पानी को नापा जा सकता है। तो थोड़ा, ज़्यादा, कम, है ना, लीटर, मीटर, ऐसे शब्द जो होते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला दूसरा भेद हम पढ़ेंगे। अविकारी का दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, ये ऐसे शब्द हैं जो दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को, जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे राम और मोहन पढ़ रहे हैं। और शब्द जो है दो शब्दों को जोड़ रहा है। राम सो रहा है पर श्याम पढ़ रहा है, पर शब्द हो गया। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए कार्य करता है, वे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो अविकारी का तीसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जो शब्द संबंध बताने का कार्य करता है, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे रमा माँ के साथ बाजार गई। अब के साथ शब्द जो है वह संबंध बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये शब्द जो है संबंध बोधक अव्यय है।
पेड़ के ऊपर कौवा बैठा है, के ऊपर, तो ये शब्द जो है संबंधबोधक अव्यय है। ठीक है, तो कहने का आशय निकला कि वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जो शब्द संबंध बताने का कार्य करता है वह संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि रमा माँ के साथ बाजार गई, यानी रमा का संबंध बाजार के साथ कैसे बताया जा रहा है, माँ के साथ शब्द जो है वाक्य में आया अन्य शब्दों से संबंध बताने का कार्य कर रहा है। आखिरी हम देखेंगे अविकारी का आखिरी भेद है विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे शब्द जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं वे शब्द जो है विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आए, वाह, अरे, ओहो, छी, है ना, आहा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे विस्मय आदि बोधक अव्यय, ये हमारे मन के भावों को सूचित करते हैं, है ना, तो विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम पद परिचय शुरू करने जा रहे हैं। पद के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, फिर से अपन रिपीट कर देते हैं कि शब्द वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाता है तब वह शब्द न रहकर पद कहलाता है। और वाक्य में आए पदों की व्याकरण की दृष्टि से जानकारी देना पद परिचय कहलाता है। पद के भेद हमने देख लिए थे, विकारी पद और अविकारी पद, और इनके भेद भी हमने देखे थे। 8 भेद थे, विकारी के 4 और अविकारी के 4, और इन्हीं का ही पद परिचय पूछा जाता है। विकारी पदों का हम परिचय देखेंगे। सबसे पहला संज्ञा पद का परिचय। यदि संज्ञा शब्द का पद परिचय पूछा जाए तो हमें क्या क्या बताना होगा। संज्ञा का भेद बताना होगा कि वह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। संज्ञा शब्द का लिंग बताना होगा, वचन बताना होगा, कारक बताना होगा, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। आपको बचपन को अंडरलाइन करके दिया जाएगा, दिन को अंडरलाइन करके दिया जाएगा और कहा जाएगा कि रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो आपको बचपन शब्द को अलग से लिखकर आपको बताना होगा कि ये शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है। तो हम इसको पहचानेंगे। ये संज्ञा शब्द है बचपन। संज्ञा शब्द में भी कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, फिर पुल्लिंग है ना। बचपन के दिन, क्योंकि बचपन शब्द किसके लिए आ रहा है, बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, है ना। तो बचपन के दिन के लिए बात आ रही है, इसलिए इससे पता चलेगा कि ये एक वचन है, पुल्लिंग है ना, और इसका संबंध कारक है और दिन संज्ञा से इसका संबंध बताया जा रहा है। फिर इसी तरह से दिन शब्द का भी पद परिचय आपको करना है। दिन जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिन का कोई नाम नहीं दिया है कि सोमवार है कि मंगलवार है कि कौन सा वार है। दिन का कोई नाम नहीं है, इसलिए दिन शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। फिर बहुवचन है, क्योंकि बहुवचन कैसे पता चलेगा, क्रिया। दिन कितने अच्छे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, इससे पता चला कि ये बहुवचन शब्द है। पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि दिन कैसे पता चलेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो दिन के आगे हम कोई भी क्रिया शब्द लगा के पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दिन बड़ा होता है, तो बड़ा शब्द से पता चल गया कि ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से कर्ता कारक, होते हैं क्रिया का कर्ता है। देखो, कर्ता कारक है और होते हैं क्रिया का कर्ता है, ठीक है। इसी तरह से एक वाक्य और मैं बोलती हूँ, राम खेल रहा है। राम को रेखांकित कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसका पद परिचय कीजिए। तो हम देखेंगे, राम शब्द को अलग से लिखेंगे और उसके आगे उसका परिचय करेंगे। राम शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है। राम शब्द क्या है, एक वचन है और क्रिया का कर्ता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सर्वनाम पद का परिचय।
उसमें हमको क्या क्या बताना होता है। सर्वनाम के भेद का नाम लिखना होता है। यदि सर्वनाम शब्द का पद परिचय पूछा जाए तो हमें सबसे पहले सर्वनाम के भेद का नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिंग बताना होगा, वचन बताना होगा, कारक बताना होगा और क्रिया के साथ इसका भी संबंध बताना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैं राम के साथ उसके घर गया। मैं और उसके दो शब्दों को रेखांकित किया गया है और आपको उसका पद परिचय पूछा जाता है। हम पहचानेंगे कि ये शब्द क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है। मैं और उसके, ये दोनों ही शब्द सर्वनाम शब्द हैं। मैं शब्द का पद परिचय हम करेंगे। सबसे पहले कौन सा है? मैं शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त कर रहा है, इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं शब्द एक वचन है, क्योंकि वाक्य को जब हम पूरा पढ़ते हैं, मैं राम के साथ उसके घर गया, गया शब्द से पता चल रहा है कि मैं शब्द जो है एक वचन है। पुल्लिंग है, गया से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है मैं शब्द। कर्ता कारक है और क्रिया का भी करता है, ठीक है। फिर उसके शब्द हम अलग से लिखेंगे, उसको हम पद परिचय करेंगे। उसके शब्द क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि बोलने वाला सुनने वाले को अन्य के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है। क्योंकि संबंध क्यों है? क्योंकि उसके के चिन्ह लग रहा है, संबंध कारक है। और गर संज्ञा से संबंध बताया जा रहा है। ये भी बताना पड़ेगा, यदि संबंध कारक लिखते हो तो किसके साथ संबंध बताया जा रहा है? गर संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। फिर अगला हम देखेंगे, यदि विशेषण शब्द का पद परिचय पूछा जाए तो हमें क्या क्या बताना होता है। विशेषण शब्द का पद परिचय करना होता है तो विशेषण के भेद का नाम लिखना जरूरी होता है। लिंग, वचन इसमें भी बताने जरूरी होते हैं। और एक शब्द और है विशेष्य, विशेष्य बताना जरूरी होता है। विशेष्य शब्द वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और जिससे विशेषता बताई जा रही है वह शब्द विशेषण शब्द होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगी। श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। अब आपको रेखांकित शब्दों का पद परिचय पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने रेखांकित शब्द किए हैं श्रेष्ठ, इन और कम, इन तीनों को रेखांकित किया है और आपको इसका पद परिचय पूछा जाता है। ये तीनों ही शब्द जो हैं वह विशेषण शब्द है। अब तीनों का अलग अलग हमको पद परिचय करना होगा। सबसे पहले हम श्रेष्ठ शब्द लिखेंगे। श्रेष्ठ शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है, श्रेष्ठ है, तो गुणवाचक विशेषण है। बहुवचन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये बहुवचन है? श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। देते हैं क्रिया से पता चला है कि कर्ता जो है वह बहुवचन में है ना? देते हैं शब्द से पता चला कि कर्ता बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन हो गया। पुल्लिंग हो गया, क्योंकि पुरुष के लिए बात हो रही है, पुल्लिंग हो गया। और इसका विशेष्य शब्द जो होगा वह पुरुष होगा, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द किसके लिए आ रहा है? पुरुष के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेष्य शब्द हो गया पुरुष। इन शब्द का पद परिचय करना। इन शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये इन शब्द जो है सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर ये विशेषण का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण शब्द है। फिर इन शब्द अपने आप में ही पता चल रहा है कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि इन शब्द बातों के लिए आ रहा है, इसीलिए बातों शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर इन शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। बातों इसका विशेष्य शब्द है, ठीक है। अब कम शब्द का पद परिचय करना है। कम शब्द जिसको कि नाप तोल संभव है इसकी, है ना, तोला नाप, इन बातों पर कम ध्यान देते हैं, तो कम शब्द जो है परिमाणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ध्यान इसका विशेष्य है, ठीक है। ध्यान, कम ध्यान, ध्यान शब्द कैसा है? कम है, तो यहाँ पर ध्यान शब्द इसका विशेष्य शब्द होगा। क्रिया का पद परिचय यदि पूछा जाए तो क्रिया का पद परिचय करते समय हमें क्रिया के भेद का नाम लिखना जरूरी होता है। लिंग, वचन बताना भी जरूरी होता है। उसके बाद क्रिया का पद परिचय करते समय काल भी बताना जरूरी होता है। काल तीन तरह के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल
और भविष्य काल। तो क्रिया कौन से काल में चल रही है तो काल बताना जरूरी होता है, वाच्य बताना जरूरी होता है, और क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म क्या है वह भी बताना जरूरी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझाया गया है, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, अर्थात शिक्षक ने स्वयं पाठ नहीं पढ़ा, छात्र से पढ़वाया। अब यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया और दूसरों को प्रेरित करके वो कार्य करवाया है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती है, सकर्मक और अकर्मक, है ना। तो अब यहाँ पर अपने को देखना है कि पढ़वाया, क्या पढ़वाया, पाठ पढ़वाया, तो पाठ इसका क्या हो गया, कर्म हो गया है, और कर्म है तो क्रिया क्या है, सकर्मक है ना। तो प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया हम लिखेंगे यहाँ पर, प्रेरणार्थक सकर्मक क्रिया। अब इसके बाद हम बताएंगे इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है ना। शिक्षक पढ़वाया, किसने पढ़वाया, शिक्षक ने पढ़वाया, तो शिक्षक शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर ये भी पुल्लिंग आएगा। एक वचन है क्योंकि शिक्षक एक है, इसलिए एक वचन हो जाएगा। फिर इसका काल कौन सा हो जाएगा, भूतकाल, मतलब पढ़वा चुका है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल हो गया। फिर इसमें कर्मवाच्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि कर्म क्या है, क्रिया से जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो भी उत्तर निकलता है, यानी क्या या किसको से क्रिया से प्रश्न किया जाता है, जो भी उसका उत्तर उस वाक्य में निकलता है वो उसका कर्म होता है। जैसे पढ़वाया क्या है, क्रिया से मैंने पूछा क्या पढ़वाया, पाठ पढ़वाया, है ना। तो पाठ शब्द क्या हो गया, कर्म हो गया, और कर्म है तो क्रिया क्या हो गई, सकर्मक। अब आपको वाच्य की पहचान कैसे करनी है, कर्ता के बदलने से क्रिया बदले तो कृत्यवाच्य होगा, और कर्म के बदलने से क्रिया बदले तो कर्मवाच्य होगा। तो देखिए यहाँ पर पाठ की जगह मैं लिख देती हूँ कहानी, शिक्षक ने छात्र से कहानी पढ़वाई। अब यहाँ पाठ की जगह मैंने कर्म की जगह दूसरा शब्द रख दिया तो क्रिया बदल गई, इसलिए ये कर्मवाच्य हुआ, ठीक है। अब अविकारी पदों का हम परिचय देखेंगे, क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण पद का परिचय करते समय हमें बताना होगा कि इसका भेद कौन सा है, ठीक है। 4 भेद मैंने बताए थे, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण का भेद बताना आवश्यक होता है। जैसे चीता बहुत तेज दौड़ता है, बहुत और तेज दोनों ही शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो दोनों ही क्रिया विशेषण शब्द हुए, और आपको रेखांकित करके पूछा जाएगा कि इन पदों का, रेखांकित पदों का परिचय कीजिए। तो सबसे पहले हम बहुत लिखेंगे। बहुत शब्द क्या है, अविकारी शब्द है ना। अविकारी में भी आपको ये तो पता ही है क्रिया विशेषण है ना। और प्रक्रिया विशेषण तेज क्रिया की विशेषण की विशेषता बता रहा है ना। तेज शब्द क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, इसीलिए ये प्रक्रिया विशेषण कहलाएगा, ठीक है। फिर अपन देखेंगे तेज शब्द भी अविकारी शब्द है, और क्रिया कैसे हो रही है, रीति बताई जा रही है क्रिया की, क्रिया के होने का ढंग बताया जा रहा है ना। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये भी आपको लिखना जरूरी होता है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की बता रहा है। तो क्रिया कौन सी है, दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर हम संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, रमा माँ के साथ बाजार गई, के साथ का आपको पूछा जाएगा पद परिचय, तो हम लिखेंगे ये अविकारी शब्द है, और अविकारी का भी कौन सा भेद है, संबंध बोधक अव्यय है। इसी तरह से आपको समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल, राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो ये अविकारी शब्द है, और शब्द को अंडरलाइन कर दिया और उसका पद परिचय पूछा, तो और लिखकर हम लिखेंगे और शब्द जो है अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय है, आपको पहचान बतानी होगी अव्यय का कौन सा भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय है, और 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ये लिखना भी जरूरी होगा क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये और शब्द जो है 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। फिर आखिरी भेद हम देखेंगे अविकारी का, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका यदि पद परिचय पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, वहाँ क्या सुंदर दृश्य है,
वाह को अंडरलाइन कर रखा है, आपको पूछा जाएगा रेखांकित पद का परिचय कीजिए, तो हम लिखेंगे वाह। वाह लिखने के बाद हम लिखेंगे ये अविकारी शब्द है। अविकारी का भी कौन सा भेद है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। और इसमें मन के भाव को सूचित करना बहुत आवश्यक होगा कि वहाँ शब्द में कौन सा मन का भाव व्यक्त हो रहा है, तो हर्ष का भाव व्यक्त हो रहा है, तो भाव लिखना भी आवश्यक होता है।